हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 1, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, कह रहा है कि ब्रीदिंग होती क्या है। कह रहा है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेना और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इससे रिमूव करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा होता क्या है कि हम ऑक्सीजन लेते ही क्यों हैं। कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहते हैं, परफॉर्म करते हैं वेरियस एक्टिविटी। ठीक है, वेरियस एक्टिविटी यानी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अभी जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को ये परफॉर्म कर रहे हैं इसके लिए इन्हें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके लिए इन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी आती कहाँ से है, ये एनर्जी आती है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज या तुम्हारा अमीनो एसिड, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, या हमारा क्या हो गया, फैटी एसिड, या क्या हो गया हमारा फैटी एसिड, इनके ब्रेक डाउन से आती है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड कहाँ से आते हैं, ये हमारे फूड से आते हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं हमारे खाने के अंदर मेनली 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये अपने सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट होता है, जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो अमीनो एसिड, और फैट डाइजेस्ट होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो कह रहा है कि अब इनका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, कह रहा है ये क्या होंगे, तुम्हारे ब्रेक होंगे, और जब ये ब्रेक होते तो हमें किसकी ये जब ब्रेक होंगे तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और इस एनर्जी से हम क्या करेंगे, लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। लेकिन कह रहा है इन्हें ब्रेक करने के लिए हमें क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो डायरेक्ट नहीं होती, कैसे होती, इनडायरेक्टली। कैसे, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब ये इनडायरेक्टली क्या है ये आगे देख लेंगे, या थोड़ा सा यहाँ पे सुन लो कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज पहले टूटता है पायरुविक एसिड में, यानी जब ग्लाइकोलिसिस होगी तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज टूटेगा तुम्हारा पायरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में टूटता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब पायरुविक एसिड तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और क्रेब्स साइकिल चलेगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड है, ये क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और इनको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन जो होती है वो डायरेक्ट नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट चाहिए, यानी इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होगी, और टूटेगा तो क्या बनेगा, एनर्जी मिलेगी, और क्या बनेगा, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, तो कह रहा है ये जो एनर्जी बनी है ना, इस एनर्जी का यूज़ हमने क्या कर लिया, परफॉर्म करने के लिए, वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर लिया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, बॉडी से आउट कर देंगे, बॉडी से क्या करेंगे, आउट कर देंगे। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, ठीक है, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है कि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर और बॉडी के बीच, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग बोला जाता है। और ब्रीदिंग इज कॉमनली कॉल्ड रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग को ही हम कॉमनली क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी एक लाइन लिखी हुई है कि पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट। ठीक है, कि अपने हाथ को अपनी छाती पे रखो, एंड यू फील कि तुम्हारा जो चेस्ट है वो अप डाउन करेगा। ठीक है, यानी जब हम सांस लेंगे यानी ऑक्सीजन खींचेंगे तो हमारी छाती यानी ये जो सीना है ना थोड़ा ऊपर आ जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो ये क्या होता है, थोड़ा नीचे चला जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। यानी जो गैसियस एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, यही क्या होता है, तुम्हारा ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखना रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ओके, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अगर रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करें तो पहले तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख लें। तो कह रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी कैसे सांस ली जाती है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरी करता है। ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करता है, वेरी करता है। कोई मतलब कि हम लोगों के मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग होगी। ठीक है, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म की मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। और ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। किस पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे और हैबिटाट पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो कह रहा है क्या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेम होगा, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या करता है, वेरी करता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या करेगा, वेरी करेगा। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और ये डिपेंड करता है, ये तुम्हारा जो होता है ये डिपेंड करता है किस पे, हैबिटाट। ठीक है, हैबिटाट्स
यानी कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, हैबिटाट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़मीन पे हैं कि पानी में, कहाँ पे हैं, तो हैबिटाट्स। एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सेगमेंटेड है, ठीक है, कैसे हैं। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, मेनली डिपेंड करता है हैबिटाट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब कह रहा है कि ये ब्रीदिंग करने के लिए, ये जो ब्रीदिंग है इसे करने के लिए, यानी जो रिस्पायरेशन हो रहा है, क्या इसके लिए ऑर्गन सेम होंगे या अलग होंगे। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर चीज़ें क्या करते हैं, चीज़ें कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स एग्जांपल क्या है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा स्पंज हो गया, ठीक है, स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट हो गया, ठीक है, सिलेंट्रेट, और फ्लैट वार्म। तो कह रहा है कि अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, स्पंज, सिलेंट्रेट, फ्लैट वार्म, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज करें, ये इंटायर बॉडी सरफेस से करते हैं, यानी अपने बॉडी के किसी भी सरफेस से ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स यानी स्पंज, सिलेंट्रेट और फ्लैट वार्म, ये क्या करते हैं, इंटायर बॉडी सरफेस, इंटायर बॉडी सरफेस, ये क्या करते हैं, इंटायर बॉडी सरफेस का यूज़ करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। और किस प्रोसेस से करते हैं, बाय सिंपल डिफ्यूजन। कैसे करते हैं, बाय सिंपल डिफ्यूजन। कैसे करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, ठीक है, अगर ऐसे ही हम बात करें अर्थवॉर्म की, किसकी बात करें, अर्थवॉर्म। कह रहा अगर अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म के पास जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, क्यूटिकल होता है। क्या होता है, क्यूटिकल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं तुम्हारे, क्यूटिकल्स होते हैं। अगर हम इंसेक्ट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, इंसेक्ट की बात करें, तो इंसेक्ट के पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है। नेटवर्क का क्या होता है, ट्यूब होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब द्वारा होता है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब होता है। अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी जो पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, ठीक है, और तुम्हारी क्या होगी, फिश, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क और फिश की बात करें तो ये क्या करते हैं, गिल्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, गिल्स का यूज़ करते हैं। और इस टाइप के रिस्पायरेशन को कहा जाता है ब्रोंकियल रिस्पायरेशन। क्या बोला जाता है, इस रिस्पायरेशन को क्या बोला जाता है, ब्रोंकियल रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल रिस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म की बात करें, यानी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी जो ज़मीन पे पाए जाते हैं, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे तुम्हारा एम्फीबियन, ठीक है, क्या होगा तुम्हारा, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, और तुम्हारे क्या होगा, मैमल्स। तो कह रहा है अगर हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं किसका, लंग्स का। ये किसका यूज़ करते हैं, लंग्स का यूज़ करते हैं। और ऐसे रिस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। क्या बोला जाता है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलोगे, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलोगे। कह रहा है कि जो तुम्हारा एम्फीबियन होता है ना, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, ठीक है, कह रहा है एम्फीबियन लाइक फ्रॉग। कह रहा है कि अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो होता है ये लंग्स से तो रिस्पायरेशन करता ही है। फ्रॉग जो होता है ये अपनी मॉइस्ट स्किन से भी करता है। फ्रॉग जो होता है ये किससे करता है, अपनी मॉइस्ट स्किन से भी ये क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। और अगर मॉइस्ट स्किन से रिस्पायरेशन कर रहा है तो ऐसे रिस्पायरेशन को क्या बोला जाता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्या बोला जाता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोला जाता है। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गेनिज्म क्या है, अलग अलग होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी क्या होता है, अलग होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तुम्हारा किस पे डिपेंड किया था, हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता था, ठीक है। और रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करें तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी क्या है, अलग है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर स्पंज, सिलेंट्रेट, फ्लैट वार्म हो गया जो एंटायर बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, ठीक है। और अगर अर्थवाओं की बात करें तो क्यूटिकल द्वारा, इंसेक्ट की बात करें तो ट्रैकियल ट्यूब द्वारा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, मोलस्क एंड फिश की बात करें
तो गिल्स द्वारा जिसे हम क्या बोलते हैं ब्रांकियल रिस्पायरेशन। और टेरेस्ट्रियल फॉर्म की बात करें तो एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल लंग्स जिसे पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। और एम्फीबिया का एग्जांपल क्या होता है फ्रॉग, और फ्रॉग अपनी मॉइस्ट स्किन से भी कर सकता है, इसलिए इसके रिस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ठीक है। अगर ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो व्हाट इज द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पैसेज यानी रास्ता होता है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं। यानी ऑक्सीजन को लंग्स तक ले जाने के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लंग्स तक ले जाने के लिए जो रास्ता यानी जो पैसेज होता है, उसी पैसेज को हम क्या बोलते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। उसी को क्या बोला जाता है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है। आइए एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये तो लग रहा है थाइनोस बन गया है, मार्वल्स थाइनोस। देखिए कह रहा है कि होता क्या है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो स्टार्टिंग होती है ना वो नॉस्ट्रिल से होती है। कहाँ से होती है नॉस्ट्रिल से। कह रहा है कि एबोव द अपर लिप्स, ठीक है। ये जो अपर लिप्स है इसके ठीक ऊपर क्या होती है दो ओपनिंग होती है, ठीक है। इसी ये जो नोज की ओपनिंग होती है इसे क्या बोलते हैं नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो कह रहा है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हो रही है। अब कह रहा है ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ना ये जाके कहाँ पे खुलता है नेसल पैसेज में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बक्कल कैविटी हो गई, ये क्या हो गया बक्कल कैविटी। तो कह रहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जाके कहाँ पे खुलता है नेसल पैसेज में खुलता है। नेसल पैसेज जो होता है, ये जो नेसल पैसेज होता है ये कहाँ पे खुलता है नेसल चैम्बर में। और ये जो नेसल चैम्बर होता है आगे कहाँ पे खुल रहा है इस वाले रीजन में खुल रहा है, और इसे हम क्या बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। नेसल चैम्बर नेसल चैम्बर नेसल चैम्बर आगे कहाँ पे खुला फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है इसे हम कहते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या होता है कॉमन पैसेज होता है खाने और एयर के लिए। क्योंकि अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना भी क्या होगा बक्कल कैविटी से होता है, वो कहाँ पे आएगा फेरिंग्स में आएगा। अगर हम सांस ले रहे हैं तो एयर जो है वो भी क्या होगी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, और नेसल चैम्बर से कहाँ आएगी तुम्हारे फेरिंग्स में। यानी खाना हो या हवा हो दोनों कहाँ पे आते हैं तुम्हारे फेरिंग्स में आते हैं, इसीलिए फेरिंग्स को हम क्या कहते हैं कॉमन पैसेज कहा जाता है फूड और एयर के लिए, ठीक है। अब कह रहा फेरिंग्स के बाद ये हमारी क्या होगी फेरिंग्स होगी। अब कह रहा है यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे दो पाइप होंगे। यहाँ पे कितने पाइप होंगे दो पाइप होंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने पाइप होते हैं दो पाइप होते हैं। यानी कि एक तो हमारा ये आगे वाला पाइप होता है और एक ये इसके पीछे पाइप होता है, ठीक है। तो ये जो पीछे वाला जो पाइप होता है ना इस पीछे वाले पाइप को हम क्या कहते हैं ओइसोफेगस बोला जाता है। क्या बोलते हैं ओइसोफेगस बोलते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना तुम्हारा फेरिंग्स से होते हुए कहाँ पे जाता है ओइसोफेगस में जाता है, ठीक है। और इस वाले ये वाला जो पाइप होता है फेरिंग्स के बाद यहाँ पे क्या होता है ये एक डब्बा लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है इस तरीके से क्या होता है एक डब्बा लगा होता है और इस डब्बे को हम क्या बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है लैरिंग्स, ठीक है। इसे क्या बोलोगे लैरिंग्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो लैरिंग्स होता है ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। किसका बना होता है ये किसका बना होता है कार्टिलेज का बना होता है। और ये हेल्प करता है इन द साउंड प्रोडक्शन, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लैरिंग्स है इसकी जो ये ओपनिंग होती है इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं ग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्लॉटिस। अब मान लीजिए हमने खाना खाया, खाना कहाँ पे है हमारे बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी से जब हम खाने को निकलेंगे तो इस खाने को जाना कहाँ पे है, ठीक है। जब हम निकल रहे हैं खाने को तो खाने को जाना कहाँ पे है ओइसोफेगस में जाना है। लेकिन मान लो अगर खाना तुम्हारे लैरिंग्स में आ गया तो लैरिंग्स के नीचे ये जो पाइप है इसे हम क्या बोलते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप बोलते हैं। तो इससे होते हुए क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा और इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। और जब सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या होगी हमारी डेथ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हम सोचेंगे कि यार जब हम खाने को निकलें तो अगर ये जो ओपनिंग है अगर ये ओपनिंग बंद हो जाए तो बड़ा अच्छा होता, ठीक है। अगर ये ओपनिंग बंद हो जाती तो बड़ा अच्छा होता क्योंकि खाना फिर डायरेक्ट हमारा कहाँ पे जाता है ओइसोफेगस में जाता है। इसीलिए नेचर ने क्या किया कि इसके ऊपर एक पतला सा क्या किया ए थिन फ्लैप, ठीक है, एक पतला सा ढक्कन लगा दिया। इन्होंने क्या किया एक पतला सा ढक्कन लगा दिया। और ये जो ढक्कन है ना इस ढक्कन का नाम क्या होता है एपिग्लॉटिस। ओपनिंग क्या है ग्लॉटिस, तो ग्लॉटिस के ऊपर जो होते हैं हम क्या बोलते हैं एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है।
कह रहे जब हम खाना निगलते हैं ना तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, ग्लॉटिस को बंद कर लेता है, जिसकी वजह से खाना हमारा कहाँ पे चला जाता है, ओइसोफेगस, और ओइसोफेगस से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, उसके बाद तुम्हारा क्या, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आता है तुम्हारा लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद जो पाइप लगी होती है उस पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, इस पाइप का नाम क्या होता है, ट्रैकिया। इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, अब अगर याद ना हो तो इसे ऐसे ही याद कर लेना, पलट। ठीक है, डिटेल जी, दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे, कौन कौन देखा है, पलट। ठीक है, पलट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया। अब कह रहे हैं ये ट्रैकिया क्या होता है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, यानी एक सीधी सी क्या होती है, पाइप होती है, जो कहाँ तक आई होती है, हमारे मिड थोरेसिक तक आई होती है। कहाँ पे आई होती है, मिड थोरेसिक तक आई होती है, और मिड थोरेसिक पे आगे ये क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। चाहे ये कह दो कि मिड थोरेसिक पे आके डिवाइड हो रही है, या ये कह दो कि थर्ड वर्टिब्री, ठीक है, जो थर्ड वर्टिब्री है, थोरेसिक वर्टिब्री है, जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, थर्ड नहीं फिफ्थ, जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री है, ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के पे आगे दो पार्ट में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो तुम्हारा फेरिंग्स, फेरिंग्स कहाँ पे खुला, लैरिंग्स में खुला, लैरिंग्स से कहाँ पे खुला, ट्रैकिया में। अब ये ट्रैकिया क्या होगा, ट्रैकिया क्या होगा, फिफ्थ थोरेसिक के वर्टिब्री पे आगे ये क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और ये जो पाइप बन रही है ना, ये जो पाइप बन रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है, अब ये प्राइमरी ब्रोंकी क्या होगा, और पतली पाइप में टूटेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकी। सेकेंडरी ब्रोंकी जो होगा ये और पतली सी पाइप में टूट जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्रोंकी। टर्सरी ब्रोंकी जो होता है ये और पतली पाइप में टूटता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स से क्या बनता है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, और सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स से क्या बनता है, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो टर्सरी ब्रोंक्यूल्स बनाए, इस टर्सरी ब्रोंक्यूल्स पे बैग लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है। ठीक है, क्या होता है, ऐसे वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इसे क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई बोला जाता है। ठीक है, अब कह रहा होता क्या है कि ये जो तुम्हारा प्राइमरी ब्रोंकी है, ये प्राइमरी ब्रोंकी टू एल्वियोलाई, ये प्राइमरी ब्रोंकी से लेके एल्वियोलाई तक का जो पार्ट होता है, इतने पार्ट को हम मिला के क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। इतने पार्ट को मिला के हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो लंग्स होता है इसके ऊपर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन लगी होती है। ठीक है, कह रहा है ये जो लंग्स होता है इसके ऊपर क्या होती है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन लगी होती है, और ये जो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन लगी है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, फ्लूइड भरा होता है, और इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है। इस फ्लूइड का काम क्या होता है कि लंग्स की सरफेस पे रिडक्शन को कम करना। ठीक है, लंग्स हमारा लगातार क्या कर रहा है, लंग्स से क्या हो रहा है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ लेते हैं, लंग्स से बार बार क्या हो रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन ना लगे, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल कह रहा हूँ, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। अब कह रहा है इस मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये किसके कॉन्टेक्ट में होती है, ये थोरेसिक कैविटी, यानी थोरेसिक कैविटी जो थोरेसिक कैविटी है उसके कॉन्टेक्ट में होती है, जबकि जो इनर वाली होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो किसके कॉन्टेक्ट में होती है, लंग्स की सरफेस के कॉन्टेक्ट में होती है। किसके कॉन्टेक्ट में होती है, लंग्स के सरफेस के कॉन्टेक्ट में होती है। ठीक है, अब कह रहा होता क्या कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू एल्वियोलाई, ये पूरा पार्ट मिला के हमारा क्या कहला रहा है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस पूरे पार्ट को मिला के क्या करें, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम करें। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसे देखें। ठीक है, अगर ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसकी ओपनिंग कहाँ से हुई थी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। कहाँ से हुई थी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल तुम्हारा कैसा होता है, पेयर में होता है। कहाँ पे था, एबोव द अपर लिप्स। ठीक है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो होता है ये कहाँ पे खुला था, नेसल पैसेज। कहाँ पे खुलता है, नेसल पैसेज। नेसल पैसेज कहाँ पे खुलता है, नेसल चैम्बर जाके कहाँ पे खुला था, फेरिंग्स। कहाँ पे खुला था, फेरिंग्स।
फेरिंग्स जो कहाँ पे खुलता है, लैरिंग्स, लैरिंग्स कहाँ पे खुलता है, ट्रैकिया, लैरिंग्स कहाँ पे खुलता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया जो होती है ये कहाँ पे खुलती है, प्राइमरी ब्रोंकी, कहाँ पे खुल रहा था, प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी से क्या बन रहा है हमारा, सेकेंडरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी से क्या बनता है, टर्सरी, टर्सरी ब्रोंकी, ठीक है, क्या बनता है, टर्सरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी से हमारा क्या बनता है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, क्या बनता है, प्राइमरी, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, क्या बनता है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल से क्या बनता है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, ये जो प्राइमरी ब्रोंक्यूल है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल से क्या बनेगा, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल से क्या बनेगा तुम्हारा, सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स किस में जाता है, टर्सरी, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, और टर्सरी ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं इनसे क्या होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। तो ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू एल्वियोलाई, इसी पूरे पैसेज को मिला के हम क्या बोल रहे थे, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम बोले थे, इसी को क्या बोले थे, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। आइए अब देखें, कह रहे हैं कि इसमें जो हमारा प्राइमरी ब्रोंकी होता है, ठीक है, ये जो हमारा प्राइमरी ब्रोंकी है, प्राइमरी ब्रोंकी टू एल्वियोलाई, प्राइमरी ब्रोंकी टू एल्वियोलाई, इतने पार्ट को मिला के हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर हम लंग्स की बात करें, देखिए अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स कितने पार्ट को मिला के बोला जाता है, प्राइमरी ब्रोंकी टू एल्वियोलाई, ठीक है, यानी हमारा जो प्राइमरी ब्रोंकी है टू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, प्राइमरी ब्रोंकी से लेके एल्वियोलाई तक का जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर हम देखें तो जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया टू प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ट्रैकिया, ट्रैकिया टू प्राइमरी ब्रोंक्यूल, यानी ये जो हमारे ट्रैकिया है, ट्रैकिया से लेके प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग लगी होती है, ठीक है। अगर आप इसे टच करो तो यहाँ पे ऐसे आपको लग रहा होगा कि रिंग पहनाई गई है, ठीक है, ठीक है, छल्ला लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि ट्रैकिया टू प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग लगी होती है, ठीक है। और ये कार्टिलेजिनस रिंग का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि हमारे जो हमारा ट्रैकिया टू प्राइमरी ब्रोंक्यूल तक का जो रास्ता है ना, इन्हें कोलैप होने से बचाता है। जैसे आप एक पाइप ले लीजिए और पाइप में आप बहुत तेज़ जब हवा खींचते हैं तो पाइप क्या होती है, आपस में सट जाती है। और मान लो अगर ये आपस में ऐसे हमने बहुत तेज़ हवा खींची और ये दोनों पाइप आपस में सट गई और ये खुले ही ना, तो क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होती है, रिंग लगा दी जाती है ताकि चाहे जितनी भी तेज़ सांस खींच लो ये दोनों आपस में चिपके ना, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया टू प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ट्रैकिया टू प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया से लेके प्राइमरी ब्रोंक्यूल तक क्या होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस, किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेजिनस रिंग लगी होती है, ठीक है। कह रहा है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग लगी होती है कहाँ से, ट्रैकिया से लेके प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है, ट्रैकिया से लेके प्राइमरी ब्रोंक्यूल तक क्या होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग लगी होती है, ठीक है। अब होता क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, इतने पार्ट को मिला के हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। अगर हम कंडक्टिंग पार्ट की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके कहाँ तक, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, ये इतना पार्ट मिलके तुम्हारा क्या बना रहा है, कंडक्टिंग पार्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग पार्ट, ये इतना क्या क्या कहलाता है, कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। ये जो एल्वियोलाई होती हैं, ठीक है, एल्वियोलाई जो होती हैं, और एल्वियोलाई के साथ साथ इनके पास क्या होंगी, इनकी डक्ट भी होंगी, ठीक है, एल्वियोलाई होंगी और इनकी क्या होंगी, डक्ट होंगी। तो एल्वियोलाई और इनकी डक्ट, ठीक है, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, एंड देयर डक्ट, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, ये क्या करती हैं, प्राइमरी साइड बनाती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, प्राइमरी एक्सचेंज
साइड बनाती हैं। यानी सबसे पहली बार जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, तुम्हारा एल्वियोलाई वाली होती है, ठीक है। क्योंकि हम ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँचा, तुम्हारे लंग्स में, तो लंग्स यानी एल्वियोलाई तक पहुँचा। अभी एल्वियोलाई से कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, तुम्हारे लंग्स में आएगा। तो ये जो पहली बार एटमॉस्फेरिक एयर यानी ऑक्सीजन और जो हमारे बॉडी के अंदर बनी है कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है ना, वो कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई वाली साइड पे होता है। यानी एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स ये क्या करते हैं, तुम्हारा एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं। ये क्या होते हैं, प्राइमरी एक्सचेंज पार्ट होते हैं। सबसे पहली बार यहीं पे तुम्हारा क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब इधर सुनो, कह रहा है कि अगर हम इस कंडक्टिंग पार्ट की बात करें तो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है, ये बताओ। अगर हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम जब सांस लेंगे तो सिर्फ एयर ही अंदर जाएगी कि एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल है वो भी अंदर जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि जो कंडक्टिंग पार्ट होती है इसका काम क्या होता है कि एयर को एल्वियोलाई तक पहुँचाते एयर को क्लियर कर देना, ठीक है। यानी कंडक्टिंग पार्ट का पहला काम क्या होता है, क्लियर द एयर को क्लियर करना, ठीक है। क्योंकि जब हम एयर लेंगे तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे कुछ नेसल चैम्बर में, ठीक है, कुछ नेसल पैसेज में रुक जाएंगे, कुछ नेसल चैम्बर में रुकेंगे, कुछ जगह हमारे ट्रैकिया में रुक जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सब क्या करते हैं कि डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और हमारे एयर को क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो कंडक्टिंग पार्ट का पहला काम क्या है, एयर को साफ करना, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या होता है, मान लीजिए अभी गर्मी है तो एटमॉस्फेरिक के एयर जो है इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब हम इसे लेंगे तो लंग्स तक पहुँचते इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर इतना हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर तुम्हारा 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। जब हम उसे लेंगे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37। तो ये एयर हमारे लंग तक पहुँचते इसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और अगर ठंडी है तो बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। मान लो बाहर का टेम्परेचर तुम्हारा 15 है तो एयर का टेम्परेचर कितना हो गया, 15। लेकिन जब ये एयर हमारे लंग्स तक पहुँचेगी तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बढ़ के 37। यानी पहला काम कंडक्टिंग पार्ट का क्या हो गया कि एयर को क्लियर करना। दूसरा काम इसका क्या हो गया कि ये एयर को क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर तक लेके आती है। कहाँ तक लेके आती है, बॉडी टेम्परेचर तक लेके आती है। तीसरा काम इसका क्या होता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करना, यानी एयर को ये क्या करती है, नम कर देती है। एयर को क्या करती है, नम कर देती है। ये सब इसके क्या होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट के काम होते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स सबसे पहली बार कहाँ पे जो लंग्स होता है, लंग्स हमारा कहाँ पे पाया जाता है। हमारे बॉडी को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी और इसे क्या बोला जाता है, एब्डोमेन कैविटी। तो हमारा जो लंग्स है वो कहाँ पे पाया जाता है, इस वाले लोकेशन पे पाया जाता है, यानी थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स पाया जाता है तो ये थोरेसिक कैविटी हमारी बनी कैसे होती है, ठीक है। आइए देखें, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स कहाँ पे होता है, थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। लंग्स कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में। तो कह रहा है थोरेसिक कैविटी का फॉर्मेशन होता कैसे है। कह रहा है थोरेसिक कैविटी डॉर्सल यानी बैक साइड से ये किसकी बनी होती है, वर्टिब्रल कॉलम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, वर्टिब्रल कॉलम की बनी होती है। फ्रंट यानी वेंट्रल साइड से ये किसकी बनी होती है, स्टर्नम की बनी होती है। किससे बनी होती है, स्टर्नम की। साइड बाय साइड से ये क्या होती है, रिब्स की बनी होती है। और लोअर साइड से ये क्या होती है, डायाफ्राम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, डायाफ्राम की बनी होती है, ठीक है। यानी कि बैक साइड में तुम्हारी क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम हो गई, ठीक है। साइड बाय साइड में तुम्हारी क्या होगी, रिब्स हो गई। सामने से तुम्हारी क्या हो गई, स्टर्नम हो गई। और लोअर साइड से तुम्हारा क्या हो गया, डायाफ्राम हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया, एक चैम्बर यानी एक कमरा तैयार हो गया। और इस कमरे को हम क्या कहेंगे, थोरेसिक कैविटी कहेंगे, ठीक है। कह रहे ये जो थोरेसिक कैविटी होती है, ठीक है, ये हमारे क्या थोरेसिक कैविटी, ठीक है। कह रहे ये जो थोरेसिक कैविटी होती है ये कैसी होती है, एयर टाइट चैम्बर होता है। थोरेसिक कैविटी कैसा होता है, एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट चैम्बर क्या होता है कि बाहर का चाहे जो भी हो, ठीक है, बाहर का एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेयर है इसका प्रेशर चाहे जो भी हो, इसका अपना क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं इसी के अंदर हमारा क्या है, लंग्स पड़ा हुआ है। इसी के अंदर हमारा क्या है, लंग्स पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हमें सांस लेनी है, ठीक है, अगर हमें ऑक्सीजन लेना है तो इस लंग्स को क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा ताकि यहाँ का प्रेशर कम हो और एयर अंदर आ जाए।
और जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना होगा तो इस लंग्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सिकोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि यहाँ का प्रेशर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। लेकिन कह रहा है कि ये जो लंग्स है ना, ये जो लंग्स है, ये जो लंग्स है ये हमारी बोन से अटैच तो है नहीं, क्योंकि अगर बोन से अटैच होती तो हम अपनी इच्छा से ये काम करा लेते हैं कि इसके वॉल्यूम को घटा बढ़ा लेते हैं, लेकिन ये हमारे बोन से अटैच नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लंग्स के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कह रहा है कि जो थोरेसिक कैविटी के इसके वॉल्यूम को हम डायरेक्ट इसके वॉल्यूम को हम घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अब हमें जब लंग्स के वॉल्यूम को घटाना बढ़ाना होता है तो हम थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को घटा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ठीक है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, डायफ्राम को थोड़ा नीचे कर देंगे, डायफ्राम को नीचे कर देंगे, ठीक है, और जो रिब्स है, रिब्स को क्या करेंगे, ऊपर उठा देंगे, तो ओवरऑल हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और जब हमें सांस छोड़नी होगी यानी निकालनी होगी तो जो हमारा डायफ्राम नीचे आता है, डायफ्राम को नॉर्मल कर देंगे, जो रिब्स ऊपर उठेगी इसे नीचे कर देंगे, यानी ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा देंगे तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और लंग्स का वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ेगा और ये एयर क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो क्या हम लंग्स के वॉल्यूम यानी जो लंग्स है इसके वॉल्यूम को डायरेक्टली घटा या बढ़ा सकते हैं? नहीं। हम अगर हमें लंग्स के वॉल्यूम को घटाना या बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को घटाएंगे बढ़ाएंगे। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। आइए देखें अब कह रहा होता क्या है कि यहाँ से हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर से हमने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, और एटमॉस्फेयर के अंदर हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, ठीक है। तो आइए देखें कह रहा है कि जब हम ये हमारी मान लीजिए एक एल्वियोलाई हो गई, ये क्या हो गई, एल्वियोलाई हो गई, ठीक है। कह रहा है कि एल्वियोलाई के अंदर हमने क्या किया, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके हम कहाँ पे लेके चले आए, एल्वियोलाई में लेके चले आए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी हमने इसे क्या किया, एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया। अब कह रहा है ये जो एल्वियोलाई होंगी ना, यहीं से हमारी क्या होंगी, इस तरीके से ब्लड वेसल निकली हुई हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये ऑक्सीजन, ठीक है, कह रहा है कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हुआ है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग। ये क्या है तुम्हारा, ब्रीदिंग, ठीक है, ये क्या होगी, तुम्हारी ब्रीदिंग हो गई। अब कह रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, एल्वियोलाई की वॉल से कहाँ पे भेज दिया जाएगा, ब्लड वेसल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे भेज दिया जाए, ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल इसे क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, और ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे लेके जाएगा, सेल के पास लेके जाएगा। और जब सेल के पास लेके जाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ सेल से निकल के कहाँ पे चली जाएगी, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से निकल के कहाँ पे चली जाएगी, तुम्हारे सेल में चली जाएगी। और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल के बाहर आ जाएगी। और ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर आई है ना, इस ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, फिर से यूज़ कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे भेज दिया जाएगा, हमारे लंग्स के पास भेज दिया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि ब्रीदिंग यानी ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करना, ठीक है, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करना, पहला प्रोसेस। फिर ऑक्सीजन को एल्वियोलाई की वॉल से डिफ्यूज़ कराना, ठीक है, यानी एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर इसे डाल देना। और यही वो प्राइमरी साइड यानी पहली जगह होती है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किया जाता है, पहली बार एक्सचेंज होता है। यानी ऑक्सीजन जो होती है कहाँ पे आती है, ब्लड में आ जाती है, ठीक है। अब ये क्या होगा, यानी डिफ्यूजन क्या होगा, तुम्हारा दूसरा हो गया, एल्वियोलर मेम्ब्रेन से हमने क्या किया, डिफ्यूजन करा दी, दूसरा प्रोसेस। अब इस ऑक्सीजन को हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, तीसरा प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट करके सेल के पास लाए। अब सेल से यह ऑक्सीजन यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। अब ये क्या होती है, सेकेंडरी साइड होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ जहाँ पे क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। तो पहली बार जो गैसेस एक्सचेंज हुई थी वो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच हुई थी, और दूसरी बार जो हो रही है वो ब्लड और सेल के बीच हो रही है। किसके बीच हो रही है, ब्लड और सेल के बीच हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से तुम्हारा ब्लड और सेल के बीच डिफ्यूजन कराएंगे, यानी ये क्या होगी, चौथी पॉइंट हो गई। अब ये ऑक्सीजन जो इसके अंदर आया है, इस ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और ये हमारी क्या होगी, पाँचवीं पॉइंट हो गई। तो ये पाँचों स्टेप को मिला के हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी इवेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी इवेंट। ये जो ब्रीदिंग है इसी को पल्मोनरी वेंटिलेशन कह देंगे, ठीक है। उसके बाद ये एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ पे आ रही है, तुम्हारी ब्लड वेसल के अंदर आ रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे एल्यूलर की जो वॉल है उससे डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, फिर यहाँ पे दोबारा ऑक्सीजन को एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन जो सेकंड साइड होती है यहाँ पे ब्लड और टिश्यू के बीच डिफ्यूजन होता है, फिर ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया गया, और इन पांचों पॉइंट को मिला के हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, ब्रीदिंग की बात करें, तो ब्रीदिंग जो होती है ये इन्वॉल्व करती है 2 स्टेजेस को, ठीक है। ब्रीदिंग के अंदर हमारे कितनी स्टेजेस आती हैं, 2 स्टेजेस आती हैं। एक स्टेज होती है जहाँ पे हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इन करते हैं, और दूसरी स्टेज होती है जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, आउट करते हैं, ठीक है। यानी ब्रीदिंग में हम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो ऑक्सीजन लेने का जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, क्या बोला जाता है, इंस्पायरेशन बोला जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलोगे, इंस्पायरेशन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन, क्या बोला जाता है, एक्सपायरेशन, ठीक है। यानी जो हमारी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के अंदर कितनी स्टेजेस आ गई, 2, एक हमारा क्या होगा, इंस्पायरेशन, और दूसरा क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। अब कह रहा है ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन किया कैसे जाता है, तो कह रहा है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अंतर। प्रेशर ग्रेडियंट यानी एक तरफ प्रेशर ज़्यादा करेंगे और एक तरफ प्रेशर क्या करेंगे, कम करेंगे, जिससे हमारा क्या होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ये जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है ये कैसे किया जाता है, बाई प्रेशर ग्रेडियंट, कैसे किया जाता है, बाई प्रेशर ग्रेडियंट द्वारा किया जाता है। यानी एक तरफ प्रेशर को क्या किया जाता है, ज़्यादा, और एक तरफ प्रेशर को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। अगर मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन अंदर करनी है, मुझे ऑक्सीजन क्या करनी है, अंदर करनी है, तो अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम, और बाहर का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अगर बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो एयर क्या होगी, बाहर से हमारे अंदर चली जाएगी, यानी इंस्पायरेशन हो जाएगी। और अगर मुझे एक्सपायरेशन करना है, यानी अंदर से प्रेशर जो अंदर की एयर है उसे क्या करना है, बाहर निकालना है, तो अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और बाहर का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये एयर क्या होगी, बाहर आ जाएगी, यानी एक्सपायरेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी ब्रीदिंग करनी है तो ब्रीदिंग के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखें, कह रहा है कि अगर हम इंस्पायरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और बाहर का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। देखिए 2 वर्ड होता है, एक होता है इंटर, एक क्या होता है, इंटर होता है, और एक होता है इंट्रा, ठीक है। इंटर माने होता है बीच में, ये क्या होता है, बीच में, और इंट्रा माने क्या होता है, विदिन, यानी अंदर की बात हो रही है, ठीक है। अगर किसी के अंदर की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या करोगे, इंट्रा वर्ड का यूज़ करोगे, और किसी के बीच की बात हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे इंटर की बात करोगे। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा एक गिलास है, ठीक है, और एक गिलास हमारा ये है, एक गिलास हमारा ये है। अगर इन दोनों गिलास के बीच में मैं कोई सामान रखाऊँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंटर वर्ड का यूज़ करूँगा, क्योंकि सामान कहाँ पे है, तुम्हारे दोनों गिलास के बीच में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, इंटर वर्ड का यूज़ करोगे। लेकिन अगर इसी सामान को मैं कहाँ पे रख दूँ, इस गिलास के अंदर रख दूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंट्रा शब्द का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कह रहा होता क्या है कि अगर हमें क्या करना है, इंस्पायरेशन करना है, ठीक है, तो अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अंदर का प्रेशर कम, यानी जो हमारा लंग्स प्रेशर है, लंग्स का जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और लंग्स का प्रेशर अगर कम करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लंग्स के प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा, क्या बोलेंगे, इंट्रा। इंट्रा माने अंदर। पल्मोनरी जो होता है लंग्स से रिलेटेड होता है, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ताकि एयर बाहर से क्या हो जाए, अंदर आ जाए। अगर एक्सपायरेशन की बात करें, ठीक है, अगर एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन में क्या होना चाहिए, लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए। तो लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एक्सपायरेशन में क्या होता है हमारा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये क्या होता है, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो प्रेशर है, ठीक है, एक तरफ प्रेशर हम ज़्यादा कर रहे हैं, एक बार प्रेशर हम कम कर रहे हैं, यानी जो प्रेशर ग्रेडियंट हम डेवलप कर रहे हैं ये होता कैसे है। तो कह रहा है प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए
हमारे पास मेनली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा डायाफ्राम, क्या होता है डायाफ्राम, क्या होता है डायाफ्राम होता है, और दूसरा होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। दूसरा क्या होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। कह रहा है ये जो ग्रेडियंट डेवलप किया जा रहा है कि एक बार इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को ज़्यादा किया जा रहा है, एक बार इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को कम किया जा रहा है, तो कह रहा है ये प्रेशर ग्रेडियंट हम डेवलप कैसे करते हैं। तो कह रहा है प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप किया जाता है दो मसल से। एक हमारी क्या होती है डायाफ्राम होती है, और दूसरी क्या होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होती क्या है, ये होता है इंटर वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है इंटर वर्ड लगा हुआ है, यानी बीच में इंटर लगा हुआ है, यानी क्या होगा ये बीच में होगा, ठीक है। कह रहा होता क्या है कि जो हमारी रिप्स है, ठीक है, कह रहा है ये जो हमारी रिप्स है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई रिप्स हो गई। तो कह रहा है ये रिप्स जो होती है ना, कह रहा है ये जो रिप्स होती है, एक तो इस रिप्स के ऊपर मसल होगी, एक तो ये क्या होगी इस रिप्स के ऊपर मसल होगी। रिप्स के ऊपर जो मसल होती है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बोला जाता है। और एक रिप्स क्या होती है इन दोनों एक मसल क्या होती है इन दोनों रिप्स के बीच में होती है, और दोनों रिप्स के बीच में जो होती है उसके लिए हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, क्या कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, यही क्या करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं यानी ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट तुम्हारा डेवलप कैसे कर रहे हैं आइए देखें। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स हमारा कहाँ पे होता है थोरैसिक कैविटी में होता है। लंग्स कहाँ पे होता है थोरैसिक कैविटी में होता है, और थोरैसिक कैविटी कैसी होती है एयर टाइट चैम्बर होती है, ठीक है। ये तो थोरैसिक कैविटी बनी कैसे होती है, डॉर्सली ये किसकी बनी होती है, डॉर्सली ये बनी होती है वर्टिब्री, किसकी बनी होती है वर्टिब्रल कॉलम की बनी होती है। फ्रंट से ये किससे बनी होती है स्टर्नम की बनी होती है। साइड बाय साइड ये किसकी बनी होती है रिब्स की, और लोअर साइड पे ये किसकी बनी होती है डायाफ्राम की बनी होती है, डोम से डायाफ्राम की, ठीक है। तो आइए देखें, ठीक है। ये जो लोअर साइड है, लोअर साइड पे क्या होता है इस तरीके से डोम शेप्ड मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है, डायाफ्राम कहते हैं। बैक साइड में क्या होगी वर्टिब्रल कॉलम होगी, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम होगी। साइड बाय साइड पे क्या होगी तुम्हारी रिब्स होगी, और यहाँ पे एक बोन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं। और ये पूरा मिलके हमारा क्या कर रहे हैं थोरैसिक कैविटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इसी थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारा लंग्स होगा, ठीक है। इसी थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारा क्या होगा ये लंग्स होगा, ठीक है। थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारा क्या है लंग्स है, ठीक है। थोरैसिक कैविटी के अंदर ये हमारा क्या हो गया लंग्स हो गया। अब कह रहा है कि अगर हमें सांस लेनी है, ठीक है, अगर हमें क्या करना है सांस लेनी है यानी ऑक्सीजन को खींचना है, तो यहाँ का प्रेशर क्या होना चाहिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स का प्रेशर क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि लंग्स का जो प्रेशर होता है वो डायरेक्ट हम इसे घटा और बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। क्या लंग्स के प्रेशर को हम डायरेक्ट घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा, डायरेक्ट हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कह रहा है जो थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम है ना हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये एयर टाइट चैम्बर होता है जिसकी वजह से जैसा थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम जैसा हम थोरैसिक कैविटी के साथ करेंगे वो उसका ठीक असर वैसा ही क्या होगा लंग्स के ऊपर होगा। अगर हम थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाएं तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा बढ़ेगा, और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा यानी प्रेशर क्या होगा घटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम जो होता है ये इन्वर्सली होता है किसके प्रेशर के, यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा घटेगा, और वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा तुम्हारा बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा। अब कह रहा होता क्या है कि जब हमें इंस्पायरेशन करनी होती है, ठीक है, जब हमें इंस्पायरेशन करनी होती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा डायफ्राम है, जो ये हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम को हम क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, और जब डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये जो डोम शेप्ड डायफ्राम होता है ये क्या होता है फ्लैट हो जाता है, ये क्या हो जाता है
इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। और जब अगर ये नीचे आ गया, ठीक है, हमारा ये जो डायफ्राम लगा हुआ है ये क्या होगा, इस तरीके से नीचे आ जाएगा। तो ये तुम्हारा एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस, ठीक है, इस वाले को क्या कहा जाता है, ये एंटेरियर होता है, नीचे वाला जो होता है वो पोस्टेरियर होता है। तो अगर डायफ्राम इस तरीके से नीचे चला गया तो एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस पे क्या हो रहा है, तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है ये क्या होगा, तुम्हारा नीचे आ जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस पे क्या होगा, तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होती है वो रिब्स और स्टर्नम को क्या करती है, ऊपर उठा देती है, ठीक है, जिसकी वजह से डार्सो, बैक वाले को क्या कहते हैं डार्सो और फ्रंट वाले को क्या कहते हैं वेंट्रल। तो डार्सो वेंट्रल एक्सिस पे भी क्या हो रहा है, तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके अंदर जो लंग्स है उसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और एयर क्या होगी तुम्हारी, अंदर आ जाएगी, एयर क्या होगी, अंदर आ जाएगी, ठीक है, एयर क्या होगी, अंदर आ जाएगी। यानी जब हमें इंस्पायरेशन करना होता है, ठीक है, हमें क्या करना होता है, इंस्पायरेशन। अगर इंस्पायरेशन करना है तो यहाँ पे क्या होगा, डायाफ्राम, यहाँ पे क्या होगा, डायाफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाएगा। ये क्या होगा तुम्हारा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब डायफ्राम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो डायफ्राम क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। और इसकी वजह से एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और कह रहा है कि जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होगी, ठीक है, और कह रहा है जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होगी ये क्या करेंगे, लिफ्ट यानी उठा देंगे। किसको उठा देंगे, स्टर्नम एंड रिब्स को ये क्या करेंगे, उठा देंगे, ठीक है। कह रहा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होगी वो स्टर्नम और रिब्स को क्या करेंगे, उठा देंगे, जिसकी वजह से डार्सो वेंट्रल, ठीक है, डार्सो क्या होता है, बैक साइड को कहते हैं, वेंट्रल क्या, फ्रंट। तो डार्सो वेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा तुम्हारा, डार्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है, डार्सो वेंट्रल एक्सिस पे क्या होगा, तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी ओवरऑल हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर जो लंग्स है उसका वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ का प्रेशर कम, यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। बाहर का प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इसके कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, और एयर क्या हो जाएगी, अंदर हो जाएगी। यानी जब इंस्पायरेशन करते हैं तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कैसा होता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से एयर क्या होती है, बाहर से अंदर आ जाती है, ठीक है। अब कह रहा है जब हमें एक्सपायरेशन करना होता है, ठीक है, हमें क्या करना होता है, एक्सपायरेशन। कह रहा है जब हमें एक्सपायरेशन करना होता है तो एक्सपायरेशन के लिए क्या होना चाहिए, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कह रहा है डायफ्राम जिसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। यानी डायफ्राम जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हुआ था ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिलैक्स हो जाएगा। जब ये रिलैक्स होगा तो एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस पे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंटेरियर पोस्टेरियर पे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। और जो ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो स्टर्नम और रिब्स को उठाई थी ये भी क्या होगी, वापस खींच लेगी, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे भी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी ये क्या हुआ, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गया। ये जो रिब्स और एक्सटर्नम जो लिफ्ट हुए थे ये भी क्या हो गया, अपने नॉर्मल पोजीशन में चले गए। ओवरऑल मिला के हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो इसके अंदर लंग्स जो है उसका वॉल्यूम भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, और उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। और यही क्या था, हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। यही क्या हमारी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। अब कह रहा कि अगर हम बात करें एक हेल्दी पर्सन की, तो एक हेल्दी पर्सन एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करता है, 12 से 16 बार। कितनी बार करता है, 12 से 16 बार करता है। लेकिन कह रहा है कि ये अपनी ब्रीदिंग स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है
स्पेशल मसल द्वारा जो कहाँ पे पाई जाती है, एब्डोमेन में, ठीक है। जो हमारे एब्डोमेन में मसल है उसके द्वारा हम चाहे तो अपनी ब्रीदिंग स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी हम अब तेज़ सांस ले सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि हम कितनी ऑक्सीजन खींच रहे हैं या कितनी ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, इसे मेज़र किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, स्पायरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, स्पायरोमीटर, ठीक है, यानी स्पायरोमीटर द्वारा हम क्या करते हैं, एयर को मेज़र करते हैं कि कितनी एयर हम खींच रहे हैं और या कितनी एयर हम छोड़ रहे हैं, और ये हमारा ख़त्म हो गया मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, ओके। अगर हम रिस्पायरेटरी वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास 4 रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है, ठीक है। कितने रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है, 4 रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है। और कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, कैपेसिटी की बात करें तो हमारी कैपेसिटी कितनी होती है, 5 कैपेसिटी होती है, ठीक है। सबसे पहला वॉल्यूम क्या होता है, हमारा टाइडल वॉल्यूम है। सबसे पहला वॉल्यूम कौन सा है, टाइडल वॉल्यूम। तो कह रहा है टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, कह रहा है ड्यूरिंग द नॉर्मल डिस्पायरेशन, यानी जब हम नॉर्मल डिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, यानी नॉर्मली जब हम इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं, तो जितनी एयर को इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 500 ml होती है, ठीक है, यानी ड्यूरिंग द नॉर्मल डिस्पायरेशन, ठीक है। जब हम नॉर्मल डिस्पायरेशन करेंगे तो नॉर्मल डिस्पायरेशन में जितनी एयर हम लेते हैं या छोड़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, और ये कितनी होती है, 500 ml होती है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, तो कह रहा है कि पूरी ताकत से खींचो, ठीक है, पूरी ताकत से खींचो, मैक्सिमम जितनी एयर खींच सकते हो ना उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। यानी ड्यूरिंग द फोर्थ फिल इंस्पायरेशन, यहाँ पे हमें क्या करना है, फोर्थ फिल इंस्पायरेशन करना है, यानी पूरी ताकत से खींचना है। अब पूरी ताकत से जब खींचेंगे तो मैक्सिमम जितनी एयर खींच सकते हैं उसी को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2500 से 3000 ml। कितनी होती है, 2500 से 3000 ml। उसके बाद हमारा क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहा है पूरी ताकत से छोड़ो, ठीक है, पूरी ताकत से क्या करो, फूंक मारो, मैक्सिमम जितनी एयर तुम निकाल सकते हो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ड्यूरिंग द फोर्थ फिल एक्सपायरेशन, यहाँ पे हमें क्या करना है, फोर्थ फिल एक्सपायरेशन करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, फोर्थ फिल एक्सपायरेशन करना है। और यहाँ पे हमें क्या करता था, फोर्थ फिल इंस्पायरेशन करना था। तो कह रहा फोर्थ फिल हम एक्सपायरेशन करेंगे, यानी पूरी ताकत से फूंक मारेंगे, तो मैक्सिमम हम जितनी एयर निकाल सकते हैं ना, मैक्सिमम जितनी एयर छोड़ सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और ये कितना होता है, 1000 से 1100 ml। कितना होता है, 1000 से 1100 ml। उसके बाद हमारा क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है हमारा, रेसिडुअल वॉल्यूम। कह रहा रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, कह रहा पूरी ताकत से फूंक मारने के बाद जो एयर हमारे लंग्स के अंदर बची रह जाती है, ठीक है, जो एयर हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है, जो कभी भी हमारे लंग्स से निकलेगी नहीं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। यानी आफ्टर फोर्थ फिल एक्सपायरेशन, यानी फोर्थ फिल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर लंग्स में बची रह जाए उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और ये तुम्हारा कितना होता है, 1100 से 1200 ml, ठीक है। यानी अगर तुमसे पूछ लेगा, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, क्या है इसमें से कौन सा ऐसा वॉल्यूम है जो एक बार खींच लिया जाता है तो फिर हमेशा हमारे लंग्स के अंदर पड़ा रहता है, यानी कभी भी वो लंग्स से निकलता नहीं है। तो इसमें से कौन सा वॉल्यूम ऐसा है जो लंग्स से कभी भी नहीं निकलता, वो क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि हमने पूरी ताकत से फूंक मारी। अब पूरी ताकत से फूंक मारने के बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर क्या होती है, बची रहती है। तो उसी एयर को हम क्या कहते हैं, जितनी एयर बच गई उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और ये हमारी कितनी होती है, 1100 से 1200 ml होती है, ओके। अब ये जो हमारा ये रिस्पायरेटरी वॉल्यूम दिया गया, अब इन रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उससे हमें क्या होगी, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारा रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कितना हो गया, 4। एक टाइडल वॉल्यूम हो गया, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक हमारा क्या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और आखिरी क्या है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इन्हीं चारों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इन चारों को जोड़ने से हमारा क्या मिलेगा, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलेगी। और हमें कितनी रिस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलती है, टोटल 5 रिस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलती है, ओके। आइए देखें, पहली रिस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी कौन सी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कह रहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, कह रहा है कि आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मली क्या करो, सांस छोड़ो और फिर उसके बाद क्या करो, पूरी ताकत से खींचो, ठीक है। नॉर्मली मैंने क्या किया, सांस छोड़ी और फिर पूरी ताकत से मैंने खींची, तो मैक्सिमम जितनी एयर मैं खींच सकता हूँ
उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है जब मैं नॉर्मली सांस छोड़ रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, टाइडल वॉल्यूम छोड़ूंगा, और जब पूरी ताकत से मुझे खींचना हुआ तो पहले जो मैंने नॉर्मली छोड़ी है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम पहले मैं वही खींचूंगा, और फिर मैं और तेज़ी के साथ जब खींचूंगा तो हमारा क्या होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, ये याद रखना, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम जितनी एयर खींच लें, अब इसमें क्या होगा, तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम आएगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। उसके बाद देखना एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि हम पहले नॉर्मली खींचेंगे, पहले हम नॉर्मली क्या करेंगे, खींचेंगे, फिर पूरी ताकत से क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो नॉर्मली खींचने के बाद पूरी ताकत से हम छोड़ेंगे, मैक्सिमम जितनी एयर हम छोड़ सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। तो ये होता है नॉर्मली हम खींच रहे हैं तो क्या खींचेंगे, टाइडल वॉल्यूम खींचेंगे। अब जब हमें पूरी ताकत से छोड़ना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, जो टाइडल वॉल्यूम हमने खींचा उसे छोड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो नॉर्मली हमने टाइडल वॉल्यूम खींचा है उसे छोड़ेंगे, फिर हमारे लंग्स में जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसे हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे जो नॉर्मल एक्सपायरेशन, यहाँ पे याद रखना क्या होगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे, उसके बाद मैक्सिमम जितनी एयर हम छोड़ सकते हैं उसी को एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो अगर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी हम पहले क्या करें, नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी नॉर्मली सांस छोड़ेंगे, लंग्स में जो एयर बची रह जाती है, ठीक है, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन करो। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद लंग्स के अंदर जो एयर बची रह जाती है उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये होता है अगर नॉर्मल सांस छोड़ी उसके बाद मेरे अगर मैं चाहूँ तो अभी और भी छोड़ सकता हूँ ना, यानी कि अगर मैं नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद अगर मैं और चाहूँ तो जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो स्टोर है उसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, बची रहती है, और इन दोनों का सम क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है। उसके बाद हमारे क्या, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, पूरी ताकत से छोड़ने के बाद पहले क्या करो, पूरी ताकत से छोड़ो, फिर क्या करो, पूरी ताकत से खींचो। पहले पूरी ताकत से छोड़ो फिर पूरी ताकत से खींचो, मैक्सिमम जितनी एयर खींच लोगे वही क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी। या इसी को फ्लड दो, और या पूरी ताकत से खींचो, पहले क्या करो, पूरी ताकत से खींचो, फिर पूरी ताकत से क्या करो, छोड़ो, फिर पूरी ताकत से क्या करो, छोड़ो। तो मैक्सिमम जितना छोड़ दोगे वो हमारे क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी। यानी वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, चाहे तो पहले पूरी ताकत से खींचो उसके बाद पूरी ताकत से छोड़ो, जितनी छोड़ दी वाइटल कैपेसिटी, या पहले क्या करो, पूरी ताकत से क्या करो, छोड़ो, और फिर पूरी ताकत से खींचो, जितना मैक्सिमम खींच लोगे वही तुम्हारी क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी होगी। और इसके अंदर क्या आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम आता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। कह रहा है टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, कह रहा पूरी ताकत से खींचो, पूरी ताकत से खींचो, पूरी ताकत से खींचने के बाद लंग्स के अंदर मैक्सिमम जितनी एयर तुम्हारी अकोमोडेट होती हैं, इकट्ठा होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, यानी पूरी ताकत से खींचने के बाद मैक्सिमम जितनी एयर लंग्स में होती है उसे टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको सब वैल्यू रख के आप अपना निकाल लीजिएगा कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना होता है, 500 होता है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना होता है, 1100 से 1200 होता है, ठीक है। तो एक बार 1100 रखना और एक बार 1200, तो 500 में जब 1100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1600, और जब 1200 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1700। यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी कितनी होती है, 1500 से 1600 होती है, 1600 से 1700 होती है। ऐसे ही सबका क्या करोगे, रख के आप निकाल लीजिएगा। और एनसीईआरटी में जहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये आपका दिया गया है पेज नंबर 272 पे, ठीक है। तो आप इन सब के सामने वैल्यू निकाल के आप लिख लीजिएगा, ओके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता गया है, कह रहा है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं यानी सांस लेते हैं तो हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को खींचते हैं, और जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसे हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो कह रहा है कि इसमें होता गया है कि जब हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन खींचते हैं तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे आती है, हमारे लंग्स में आती है। लंग्स यानी एल्वेलाई में आती है।
एल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। ब्लड इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे ले जाएगा, सेल के पास ले जाएगा। अब वहाँ पे क्या होगा कि ब्लड से ऑक्सीजन निकल के कहाँ पे चली जाएंगी, सेल में चली जाएंगी और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो कहाँ पे आएंगे, ब्लड में आएंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे लेके आएगा, हमारी एल्वियोलाई के पास लेके आएगा और वहाँ पे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वियोलाई में आ जाएंगे और एल्वियोलाई से हम क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, ठीक है, पहली बार जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है वो किसके बीच हो रही है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच हो रही है। और दूसरी बार कहाँ पे हो रही है, ब्लड और सेल के बीच हो रही है, ब्लड और सेल के बीच हो रही है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होता क्या है। कह रहा है कि मान लीजिए हमने क्या किया, ब्रीदिंग की, ठीक है। ब्रीदिंग करते हैं तो हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर खींच लेते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अंदर खींच रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को खींच लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि होता क्या है कि यहाँ से हमारी ब्लड वेसल निकल रही होती है, ठीक है। इस एल्वियोलाई से क्या होंगे, हमारी इस तरीके से ब्लड वेसल निकल रही हैं और ये ब्लड वेसल जो होती हैं कहाँ पे जा रही हैं, हमारे सेल के पास जा रही हैं। ब्लड वेसल कहाँ पे जा रही है, हमारे सेल के पास जा रही है। तो कह रहा है कि होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर से हमने ऑक्सीजन खींचा है, ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ पे चली जाती है, इस ब्लड वेसल के अंदर चली जाती है, ठीक है। ये कहाँ पे चली जाती है, इस ब्लड वेसल के अंदर चली जाती है। और जब ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, अब ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे लाएगा, सेल के पास लाएगा। जब सेल के पास लाता है तो ये ऑक्सीजन जो होती है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर देखना, ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड से निकल के कहाँ पे चली जाती है, सेल में चली जाती है। और सेल क्या करता है, इसका इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सेल के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सेल से निकल के कहाँ पे आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी और ये ब्लड इसे लेके कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा, ठीक है। कहाँ पे लेके चला जाएगा, लंग्स के पास। और जब लंग्स के पास लेके जाएगा तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से निकल के कहाँ पे चली जाएंगी, तुम्हारी एल्वियोलाई में चली जाएंगी। कहाँ पे चली जाएंगी, एल्वियोलाई में चली जाएंगी। तो यही प्रोसेस हमारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहली बार जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच हो रही है। कहाँ पे हो रही है, पहली बार जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच हो रही है। और दूसरी बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है तो वो किसके बीच होती है, ब्लड और सेल के बीच होती है, ब्लड और सेल के बीच होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एल्वियोलाई जो होती है ये प्राइमरी साइट होती है। एल्वियोलाई क्या होती है, प्राइमरी साइट होती है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्राइमरी साइट हमारी क्या होती है, एल्वियोलाई होती है। क्योंकि सबसे पहली बार जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में होता है। और एल्वियोलाई में किसके बीच होता है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच होता है। किसके बीच होता है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच होता है। और सेकेंडरी साइड जो होती है वो क्या होती है, सेल वाली साइड होती है। और यहाँ पे ब्लड एक्सचेंज किसके बीच होता है, ब्लड और सेल के बीच होता है, ब्लड और सेल के बीच होता है। अब कह रहे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो कैसे रही हैं, तो कह रहे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना ये प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होती हैं। यानी एक तरफ हम चीज़ों को ज़्यादा कर देंगे और एक तरफ चीज़ों को कम कर देंगे। तो अब मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन कम कर दिया, तो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ होकर क्या होगी, ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑक्सीजन ज़्यादा कर दिया, अंदर ऑक्सीजन कम कर दिया, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर चली जाएंगे। अंदर मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। यानी जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है ना, जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं ये किसकी वजह से होती हैं, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होती हैं, ठीक है। यानी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं किसकी वजह से हो रही हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रही है, प्रेशर ग्रेडियंट। यानी एक तरफ हमें प्रेशर क्या करना है, ज़्यादा करना है और एक तरफ प्रेशर को हमें क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो आइए तो ये समझने से पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। हम समझ लें पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर होता क्या है, कह रहा पार्शियल प्रेशर कुछ नहीं है, कह रहा कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर अगर देखें तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक गैस का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल गैस का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसी को क्या कहते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, 10 लोगों का मिला के वेट जो है ना वो 1000 किलोग्राम है। कितना है, 1000 किलोग्राम है। तो इसमें एक बंदे का जो वेट है ना वो उसका क्या कहलाएगा, पार्शियल वेट कहलाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं। तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है,
तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर है, वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है वही उसका क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस करनी होती है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किसका पार्शियल प्रेशर कहाँ पे होता है। ठीक है, कितना होता है किसका पार्शियल प्रेशर कहाँ पे कितना है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ पार्शियल प्रेशर ज़्यादा करेंगे और एक तरफ कम करेंगे तभी क्या होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। ये बताओ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं। ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। इसका मतलब कि बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और एल्यूलाई के अंदर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कह रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P और O। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 159 होता है। कितना होता है, 159 होता है। जबकि एल्यूलाई के अंदर इसका ये पार्शियल प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 104 होता है। ठीक है, यानी बाहर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर से अंदर आ जाती है, बाहर से क्या होती है, अंदर आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, यानी एल्यूलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 होता है, और एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.3 होता है। यानी यहाँ पे तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है, और बाहर क्या है, कम है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल है ना, ये क्या ऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, वो कितना होता है, 95 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पे देखो, एल्यूलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95। इसका मतलब कि ऑक्सीजन क्या होगा, एल्यूलाई से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 है, और यहाँ पे भी क्या है, 40 है, दोनों तरफ इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये ब्लड होता हुआ कहाँ पे पहुँचा, ये ब्लड होता हुआ कहाँ पे पहुँचा, सेल के पास पहुँचा। जब सेल के पास पहुँचता है तो सेल के पास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 40 होता है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45 होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, यहाँ पे 45 होता है। ठीक है, तो कह रहा होगा क्या कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है तुम्हारा, 95 है, और यहाँ पे कितना है तुम्हारा, 40 है। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर चली जाती है, ऑक्सीजन क्या होगी तुम्हारी, अंदर चली जाएगी, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा और कैटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाता है, 45 हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ पे आ जाएगी, तुम्हारी बाहर आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आई, तुम्हारे लंग्स के पास आई, यानी लंग्स के पास आई। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, 45 हो गया, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, ये क्या तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है, और ये क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है, 95 होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40 होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45 होता है। अब यहाँ पे 45 है, लंग्स के अंदर कितना है, 40 है, इसका मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ पे चला जाएगा, तुम्हारे लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम कैसे कर रहे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कर रहे हैं। एक तरफ प्रेशर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, कम रख रहे हैं, और ये हमारा क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। अब कह रहा है कि ये जो रेट ऑफ, अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ना, ये सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज़ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती है तो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो कह रहा है यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रही है, ब्लड में आ रही है, तो कैसे आ रही है, डिफ्यूजन द्वारा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, कैसे जा रही है, डिफ्यूजन द्वारा। वैसे यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ये अंदर गई, कैसे, डिफ्यूजन द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कैसे आएगी, डिफ्यूजन द्वारा।
यानी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो प्रेशर ग्रेडियंट बना के किया जाता है, और जब प्रेशर ग्रेडियंट बना के किया जा रहा है तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, एक्टिव प्रोसेस होगा कि पैसिव प्रोसेस होगा? पैसिव प्रोसेस होगा, क्योंकि चीज़ें अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ क्या हो रही हैं, जा रही हैं, यानी सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ये हो रहा है। ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है तुम्हारा, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा हो रहा है। अब कह रहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ये तुम्हारा अफेक्ट, ये तुम्हारा क्या सॉरी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे एंड द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी किस रेट से यहाँ पे चीज़ें डिफ्यूज़ होंगी, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला ये किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी पे। किस पे, सॉल्युबिलिटी। जिसकी सॉल्युबिलिटी, जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी घुलने की क्षमता ज़्यादा होगी, वो घुल के उतनी तेज़ क्या होगी, पास होगी। और दूसरा ये डिपेंड करता है थिकनेस पे। ठीक है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की थिकनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेम्ब्रेन जितनी मोटी होगी उससे क्या होगा, ये उतना ही धीमा पास करेगा। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ऐसे समझ लो कि अगर हमें कुछ छानना है, ठीक है, हमें कुछ छानना है, मैं एक सूती कपड़े से छनैया कर रहा हूँ और एक मोटा सा कपड़ा लेके छनैया कर रहा हूँ, तो किससे चीज़ें जल्दी छन जाएंगी, जो सूती वाला कपड़ा है, क्योंकि वो क्या है, पतला होगा। तो यानी कि जो डिफ्यूज़न है वो किस पे, थिकनेस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। यानी थिकनेस कम है तो डिफ्यूज़न क्या होगा, फास्ट होगा। दूसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी। अगर मैं किसी चीज़ को छान रहा हूँ, अगर वो पानी में एकदम घुली हुई है तो क्या होगी, जल्दी से छन के नीचे चली जाएगी, और अगर पानी में घुली नहीं होगी तो क्या होगी, ऊपर ही रह जाएगी। तो दूसरा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है ना, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं ये 3 लेयर को क्रॉस करके क्या होती हैं, कितनी लेयर, 3 लेयर। सबसे पहली लेयर क्या होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्यूलर मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी ये एल्यूलर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, ये जो एल्यूलर मेम्ब्रेन होती है इसकी स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, फिर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, और इन दोनों के बीच में भी एक लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इन 3 लेयर को पार करके ये क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर से क्या होती है, बाहर जाती है। और कह रहे इन तीनों लेयर की अगर थिकनेस की बात करें ना, तो इन तीनों लेयर की थिकनेस जो होती है वो 1 मिलीमीटर से कम होती है। तीनों की थिकनेस तुम्हारी कितनी होती है, 1 मिलीमीटर से कम होती है। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है ये ऑक्सीजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, 20 से 25 टाइम। ठीक है, यानी 20 से 25 गुना सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये होता अगर पर यूनिट एरिया से हम ऑक्सीजन को भी क्रॉस कराएं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्रॉस कराएं, ठीक है, मान लो पर यूनिट एरिया मैंने ले लिया। ठीक है, मैंने ये क्या किया, पर यूनिट एरिया ले लिया। इससे मैंने 1 मिनट तक ऑक्सीजन को भी क्रॉस कराया और 1 मिनट तक कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्रॉस कराया, तो ज़्यादा क्रॉस कौन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ज़्यादा क्रॉस करेगी। यानी इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इस साइड में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन का इसके कंपेरिजन में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और यही हमारा क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थी। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हम गैसेस यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी गैस की बात करें तो हम मेनली दो गैसों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। पहला क्या हो गया, ऑक्सीजन, और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लंग्स से सेल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम सेल से लंग तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, तो मीडियम की बात करें तो मीडियम क्या होता है, ब्लड। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को किस मीडियम द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अब ब्लड इसे किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, तो कह रहे हैं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक हमारी आरबीसी हो गई, यानी आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और दूसरा क्या होता है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। क्या होता है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में इसे हम क्या करते हैं, घोल देते हैं। तो डिजॉल्व इन प्लाज्मा के फॉर्म में किया जाता है, और एक आरबीसी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये होता है इस दुनिया में ज़्यादा अच्छे लोग हैं या ज़्यादा बुरे लोग हैं। ऑब्वियसली अच्छे लोगों की ना 14 हाथों पे गिन दोगे कि कितने अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो इसीलिए अच्छी जो चीज़ है वो क्या कम है, यानी 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बुरी होती है, तो इसे हम कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ठीक है, पहला हम इसे किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं।
दूसरा हम इसे करते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है, हम इसे क्या करते हैं बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कराते हैं, यानी HCO3 माइनस या H2CO3 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कराते हैं। और तीसरा क्या होगा डिजोल्व इन प्लाज्मा, क्या होगा डिजोल्व इन प्लाज्मा, यानी डिजोल्व इन प्लाज्मा के थ्रू कराते हैं, ठीक है। अब क्या ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को हमने कैसे ट्रांसपोर्ट किया RBC और डिजोल्व इन प्लाज्मा। RBC के थ्रू कितना किया जाता है 97%, ठीक है, 97% ऑक्सीजन को RBC के थ्रू किया जाता है और जो रिमेनिंग 3% होती है उसे डिजोल्व इन प्लाज्मा के थ्रू किया जाता है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो RBC के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है वो तुम्हारी कितनी होती है 20 से 25%, ठीक है, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे किया जाता है RBC के थ्रू। 70% कैसे की जाती है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और नियर अबाउट 7% जो होती है वो कैसे की जाती है डिजोल्व इन प्लाज्मा के थ्रू की जाती है, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग देखना है कि ऑक्सीजन कैसे हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के ट्रांसपोर्ट को हमें अलग अलग देखना है, ठीक है। तो आइए देखें ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आइए देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कह रहे जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है ये मेनली किसके थ्रू किया जाता है RBC के थ्रू किया जाता है। कह रहा होता क्या है कि जो हमारी RBC होती है ना, RBC के अंदर एक आयरन कंटेनिंग रेड कलर की आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हमारी क्या होगी RBC हो गई, ये हमारी क्या है RBC। कह रहा RBC के अंदर क्या होगी आयरन कंटेनिंग रेड कलर की क्या होती है प्रोटीन होती है, और ये आयरन कंटेनिंग रेड कलर की जो प्रोटीन है इसी को हम क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है HB से, इसे हमने क्या कहा हीमोग्लोबिन। कह रहा होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है ना ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है रिवर्सिबल मैनर में कंबाइंड होता है, और कंबाइंड होकर क्या बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, ठीक है। यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन क्या होता है कंबाइंड होते हैं, और कैसे कंबाइंड होता है रिवर्सिबल मैनर का मतलब जो दोनों डायरेक्शन में चले, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके क्या करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और फिर ज़रूरत पड़े पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूट के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये क्या होगा रिवर्सिबल मैनर में ये क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं और क्या बना देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या होता है तुम्हारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या बन गया तुम्हारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होते हैं क्या बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन को इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हम क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है ये प्राइमरली रिलेटेड होता है किससे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। यानी अगर हमें ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। अब इस बाइंडिंग को इंटरफेयर कौन कर सकता है यानी प्रभावित कौन कर सकता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड H+ कंसनट्रेशन और टेम्परेचर, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा कर दें H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा कर दें टेम्परेचर को भी क्या करें ज़्यादा कर दें तो ये बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर हमें ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, H+ कंसनट्रेशन कम होना चाहिए और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि होता क्या है कि जो हमारा एल्यूलाई है, ठीक है, ये क्या हमारी एल्यूलाई है, एल्यूलाई में क्या है तुम्हारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन एल्यूलाई से हमारी कहाँ पे आ गई ब्लड वेसल के अंदर आती है, और जब ब्लड वेसल के अंदर आती है तो यहीं पे क्या होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है एल्यूलाई वाली साइड पे होता है। कहाँ पे होता है एल्यूलाई वाली साइड पे होता है। इसका मतलब कि एल्यूलाई वाली साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता होगा ज़्यादा होता होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता होगा, H+ कंसनट्रेशन कम होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा कम होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रही है तुम्हारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रही है। अब कह रहे हैं कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गई, ठीक है, ये हमारी क्या है एक सेल है, ठीक है, ये हमारी क्या है एक सेल है। अभी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनी है, ठीक है, ये ब्लड द्वारा कहाँ पे पहुँचेगी हमारे सेल के पास पहुँचेगी, कहाँ पे पहुँचेगी सेल के पास। अब कह रहे हैं जब सेल के पास पहुँचती है ना तो सेल वाली साइड पे क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है कम हो जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, H+ कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर भी क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है।
जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। और ऑक्सीजन जब यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, सेल में चला जाएगा, और हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है, फ्री हो जाता है। अब अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। ऐसे समझ लो कि एक हीमोग्लोबिन के पास 4 हाथ होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के पास कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं। अब एक हाथ के अंदर वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, दूसरे में एक को पकड़ेगा, तीसरे और चौथे, यानी 4 हाथ है तो वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, 4। यानी कि एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल की बात करेगा तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा। और अगर एटम की बात करेगा तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 2 एटम है, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे, 8 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर एटम के फॉर्म में पूछे तो एक हीमोग्लोबिन 8 ऑक्सीजन एटम को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, 8 ऑक्सीजन एटम को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब कह रहे हैं जब यहाँ पे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है सेल के पास, तो कह रहे हैं यहाँ पे 100 ml कितना, 100 ml अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। कितने ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, 5 ml ऑक्सीजन को क्या करता है, डिलीवर करता है। ओके, अब कह रहा होता है कि ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग होती है जब ये सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, यानी ये जब हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंडिंग है, जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये मैक्सिमम जितने मॉलिक्यूल को बाइंड करना है उतने को अगर बाइंड कर लेगा तो ये ग्राफ हमें क्या होगा, इस तरीके के एस शेप मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड। कैसा होता है ये, सिग्मॉइड। यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ हमारा कैसा होता है, सिग्मॉइड होता है, जिसे क्या कहा जाता है, डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोला जाता है, डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा कि ऑक्सो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई वाली साइड पे होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहाँ पे होता है, टिश्यू वाली साइड पे होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ट्रांसपोर्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, 3 तरीके से। पहला क्या होता है, आरबीसी के थ्रू, कितना, 20 से 25%। उसके बाद क्या था, बाइकार्बोनेट से लगभग 70%, और जो बचा हुआ 7% होता है उसे हम कैसे कर सकते हैं, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, कह रहा होता क्या है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, बाइंड होता है रिवर्सिबल मैनर में, और क्या बना लेता है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब होता क्या है, कह रहा है कि ये जो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहा है, ये प्राइमरली रिलेटेड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। यानी अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, कंबाइंड होगा, और कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। और ये काम तुम्हारा कहाँ पे होगा, टिश्यू वाली साइड पे होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, टिश्यू वाली साइड पे होगा, क्योंकि मान लो ये हमारे क्या है, एल्वियोलाई है। ठीक है, ये क्या है, एल्वियोलाई है। यहाँ से क्या है, ब्लड वेसल आई। ठीक है, ये ब्लड वेसल आई, ब्लड वेसल हमारी कहाँ गई, सेल के पास गई। ये कहाँ पे गई, सेल के पास। और सेल के अंदर क्या होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होगी, और कंबाइंड होकर क्या करेगी, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देगी। तो कह रहे हैं इस बाइंडिंग को अफेक्ट कौन कर सकता है, इस बाइंडिंग को अफेक्ट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि अगर ऑक्सीजन का हम पार्शियल प्रेशर क्या करें, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो ये बाइंडिंग क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, यानी ये बाइंडिंग पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो कह रहा होता क्या है कि जब हम टिश्यू वाली साइड पे पहुँचते, जब हम एल्वियोलाई वाली साइड पे पहुँचते हैं तो एल्वियोलाई वाली साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बामीनो हीमोग्लोबिन जो बनाता है ये फिर से हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कहाँ पे चली जाती है, लंग्स के पास चली जाती है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, ये तो क्या हो गया, आरबीसी के थ्रू हो गया। अगर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बात करें कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, तो होता क्या है कि जो हमारी सेल होती है, ठीक है, ये जो हमारी सेल होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के कहाँ पे आएगी, ब्लड के अंदर आएगी। कहाँ पे आ जाएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी। अब ब्लड के अंदर क्या होता है, तुम्हारा वाटर होता है, ठीक है, वाटर होता है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आई है।
तो ब्लड के अंदर जब ये आती है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या करेगी, बाइकार्बोनेट बना लेगी, ठीक है। H2CO3 बाइकार्बोनेट के का फॉर्मेशन कर लेती है। अब जब ये तुम्हारी कहाँ पे पहुँचती है, लंग्स के पास पहुँचती है, तो लंग्स के पास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन का क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो बाइकार्बोनेट बना होता है, ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। यानी देखिए एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी गई है कि H2O प्लस CO2, ठीक है, H2O प्लस CO2 ये तुम्हारा क्या बना, H2CO3 क्या बना, H2CO3, और ये तुम्हारा गया HCO3 माइनस और H प्लस में, ठीक है। यानी टिश्यू वाली साइड पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो होता है ये वाटर के साथ कंबाइंड होगा, और कंबाइंड होकर क्या करेगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा, क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट। और फिर जब एल्यूलाई वाली साइड पे आते हैं तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। तो ये फिर से क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और या कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे चला जाएगा, एल्यूलाई में। और इस रिएक्शन के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, और उस एंजाइम को कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। क्या कहा जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का जो एंजाइम है, ये एंजाइम पाया कहाँ पे जाता है, तो कह रहा है ये एंजाइम दो जगह पाया जाता है। एक ये एंजाइम आरबीसी में पाया जाता है, और दूसरा कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। लेकिन आरबीसी के अंदर इसका अमाउंट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। जबकि प्लाज्मा में क्या होती है, ये स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। क्या कैसे पाया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। अब कह रहा है कि ये जो ट्रांसपोर्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा कहाँ पे पहुँच रहा है, लंग्स के पास पहुँच रहा है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करेगा, तो कह रहा है 100 ml, ठीक है। अगर हम 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जा रहे हैं, तो लंग्स को ये 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करेंगे। ओके, टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। यानी इस चैप्टर के अंदर, यानी इस टॉपिक में हमें क्या देखना है कि किस तरीके से हम रिस्पायरेशन को रेगुलेट करते हैं। अगर मैं रेट ऑफ ब्रीदिंग की बात करूं, जो हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग है, तो एक नॉर्मल बंदे की जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो कितनी होती है, 12 से 16 पर मिनट। यानी 1 मिनट में कोई बंदा कितनी बार सांस ले सकता है, 12 से 16 बार। लेकिन क्या हमेशा ये रेट ऑफ ब्रीदिंग 12 से 16 ही होगी या इससे ज़्यादा हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं अभी कोई स्पोर्ट एक्टिविटी परफॉर्म करने लगूँ, ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, या किसी अदर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, तो क्या उस टाइम जो मेरी ब्रीदिंग रेट है, यानी जो सांस लेने का की जो दर है, क्या वो 12 से 16 होगी या इससे ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली ये क्या होती है, इससे ज़्यादा हो जाती है। तो कह रहे ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, ठीक है, यानी कि हमारी सांस तेज़ कैसे हो रही है, यानी इन्हें किस तरीके से रेगुलेट किया गया है, इस टॉपिक के अंदर हमें यही देखना है। तो कह रहे ये जो रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन है, ये काम हमारा ब्रेन के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, ब्रेन के थ्रू। तो आइए देखें ये हो कैसे रहा है। कह रहा है कि ये मान लीजिए हमारा ब्रेन है, ये क्या हो गया, हमारा ब्रेन हो गया। कह रहा है ब्रेन में क्या होता है, तुम्हारा एक रीजन होता है, ठीक है, ब्रेन में क्या होता है, तुम्हारा एक पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मेड्यूला हो गया। कह रहा है मेड्यूला के अंदर एक सेंटर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। ये क्या सेंटर है, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रिदम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। कह रहा है कि इसी मेड्यूला के पास में एक और रीजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉन्स, ठीक है। यहीं पे तुम्हारा एक और रीजन होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉन्स। कह रहा है पॉन्स में भी तुम्हारा एक सेंटर पाया जाता है और इस सेंटर को हम बोलते हैं, ठीक है, पॉन्स में भी तुम्हारा क्या है, एक सेंटर है और इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, नीमोटैक्सिस सेंटर। इसे क्या बोला जाता है, इस सेंटर को नीमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, नीमोटैक्सिस सेंटर। ये जो नीमोटैक्सिस सेंटर होता है ये सेंसिटिव होता है CO2 और H+ के लिए। यानी हमारे बॉडी के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और H+ ज़्यादा होगा हमारे ब्लड में, तुरंत ये नीमोटैक्सिस सेंटर क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होकर ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को। ऐसे ही हमारा जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है, इसके बगल में एक और तुम्हारी रीजन पाया जाता है और इसे हम बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। क्या बोला जाता है, कीमो
सेंसिटिव, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कीमो सेंसिटिव एरिया। और ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ये भी क्या होता है तुम्हारा CO2 और H+ के लिए, किसके लिए, CO2 और H+ के लिए सेंसिटिव होता है। जैसे ही इनका अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर बढ़ेगा ये तुरंत क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हो कह रहा है कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है ये हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट है। तो जब हम अपने ब्लड को, ठीक है, जब हम ब्लड को ब्रेन तक सप्लाई करेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि जो ब्लड है ये क्या हो, एकदम प्योर हो, यानी इसके अंदर H+ और CO2 का अमाउंट क्या हो, नेग्लिजिबल हो, यानी ना के बराबर हो, ठीक है। तो इसलिए इस ब्लड को क्या किया जाता है, जगह जगह पे चेक किया जाता है और चेक करते हुए ब्रेन तक लेके जाया जाता है। लेकिन अगर इनका अमाउंट बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर गया, यानी अगर H+ और CO2 का अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ गया तो ये सब तुरंत क्या होता है, एक्टिवेट होने लगते हैं और फिर हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या करेंगे, इंक्रीज़ करा देंगे। आइए देखें कैसे हो रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए ये हो गई हमारी बॉडी, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बॉडी हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बॉडी हो गई। ये हमारा हार्ट हो गया, ये हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंटिकल है। लेफ्ट वेंटिकल से जो पाइप निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। अब एओर्टा क्या होगा, टू पार्ट में डिवाइड होगा, एक ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा और एक नीचे की तरफ ब्लड लेके आएगा। जो ऊपर की तरफ ब्लड लेके जाता है इसे हम बोलते हैं एओर्टिक आर्क। क्या बोला जाता है, एओर्टिक आर्क। कह रहे ये जो एओर्टिक आर्क होते हैं ना, इस एओर्टिक आर्क के अंदर रिसेप्टर लगे होते हैं। इस एओर्टिक आर्क के अंदर क्या होते हैं, तुम्हारे रिसेप्टर लगे होते हैं। और ये रिसेप्टर जो होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए, ये सेंसिटिव होंगे किसके लिए, CO2 और H+ के लिए, ठीक है। जैसे CO2 या H+ के अमाउंट बढ़ा, ठीक है, मान लो यहाँ से तुम्हारा क्या ब्लड निकला, ब्लड निकल के कहाँ, ब्रेन पे जाने के लिए तैयार हुआ। तो सबसे पहला जो है एओर्टिक आर्क में जो तुम्हारे रिसेप्टर लगे हैं ये क्या करेंगे, इस ब्लड को चेक करेंगे। अगर इस ब्लड के अंदर CO2 या H+ का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो ये रिसेप्टर क्या होंगे, तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये रिसेप्टर एक्टिवेट होकर क्या करेंगे, ब्रेन, ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ब्रेन। तो ये क्या करेंगे, तुरंत ब्रेन को सिग्नल भेज देंगे और ब्रेन में भी ये सिग्नल कहाँ पे भेजेंगे, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है। तो ये तुरंत एक्टिवेट होंगे ये क्या करेंगे, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ये जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है इसके पास सिग्नल भेज देंगे, ठीक है, कि मालिक यहाँ पे CO2 और H+ ज़्यादा है, आप इन्हें तुरंत यहाँ से हटाइए। तो हमारा ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, ये हमारे डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल को सिग्नल भेजेगा कि आप क्या करो, थोड़ा जल्दी अप डाउन करना स्टार्ट करो ताकि हमारे जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ कर जाए। अब ये ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेगा कि जो हमारा इंस्पायरेशन ड्यूरेशन है, यानी जो खींचने वाली टाइमिंग है, इसे क्या करेगा, कम कर देगा। जैसे हम खींचेंगे तो तुरंत क्या करेंगे, छोड़ भी देंगे, ठीक है। तो ये इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को क्या करेगा, कम कर देगा, जिससे हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पहली जगह कहाँ पे चेक किया गया, एओर्टिक आर्क में, ठीक है। अब ये ब्लड तुम्हारा होते हुए कहाँ पे आएगा, तुम्हारे कहाँ पे आएगा, नेक यानी गर्दन में आएगा। तो कह रहे ये गर्दन में क्या होती है, जो आर्टरी होती है ना, इसे हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। क्या बोला जाता है, कैरोटिड आर्टरी। और कैरोटिड आर्टरी जो ब्लड को सप्लाई करेगी किसको, ब्रेन को। कह रहे इसके अंदर भी क्या होंगे, तुम्हारे रिसेप्टर लगे होंगे, यहाँ पे भी क्या होंगे, तुम्हारे रिसेप्टर लगे होंगे और ये भी सेंसिटिव होंगे किसके लिए, H+ और CO2 के लिए। तो पहली बार ब्लड को यहाँ पे चेक किया गया, फिर ब्लड को कैरोटिड आर्टरी में चेक करेंगे। अगर ज़्यादा हुआ H+ CO2 तो ये भी तुरंत क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे ब्रेन में किस पार्ट को भेजेंगे, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर की मालिक अमाउंट ज़्यादा है, तुरंत इसे क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। तो ये क्या करेगा, फिर वही काम करेगा, जल्दी सांस हमारे सांस को क्या करेगा, तेज कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ से भी ब्लड कहाँ पे पहुँच गया, ब्रेन में पहुँच गया, तो ब्रेन के अंदर जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या करेगा, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा कि मालिक CO2 और H+ का अमाउंट ज़्यादा है, आप इसे तुरंत क्या करो, रिमूव करो। तो ये क्या करेगा, एडजस्टमेंट करेगा, यानी जुगाड़ लगा के इन्हें क्या करेगा, तुरंत निकलवाएगा। और ये अगर यहाँ से भी नहीं हुआ तो ये जो तुम्हारा नीमोटैक्सिस सेंटर है ये भी क्या होता है, CO2 और H+ के लिए सेंसिटिव होता है, ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये एक्टिवेट होकर किसको सिग्नल भेजेगा, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को। और ये क्या करेगा, इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को क्या करेगा, कम कर देगा। ओवरऑल जितना भी सिग्नल है सारा का सारा सिग्नल कहाँ पे आ रहा है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के पास आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जो रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन है इससे प्राइमरली रेगुलेट कौन करता है, हमारा रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, यानी जो मेन है इसे रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, तुम्हारा रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। और रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इसे रेगुलेट कैसे कर रहा है, इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को कम करके, ठीक है, यानी जो सांस खींचने वाली टाइमिंग है उसे वो कम कर देगा। जैसे ही हम खींचेंगे
तो ये तुरंत जैसे ही खींचेंगे तुरंत ये क्या करेगा, छोड़ भी देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन इसके फंक्शन को मोटिवेट कौन कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मोटिवेट कौन कर रहा है, नीमोटैक्सिस सेंटर, क्योंकि नीमोटैक्सिस सेंटर कहाँ पे सिग्नल भेज रहा है, तुम्हारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो इसके फंक्शन को अगर पूछ ले कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मोटिवेट कौन करता है, तो वो कौन होता है, तुम्हारा नीमोटैक्सिस सेंटर। ठीक है, ये बताओ ये जो रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन है, ठीक है, जो हमारे सांसें तेज हो रही है, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल है? तो कह रहा है ऑक्सीजन का यहाँ पे रोल नेग्लिजिबल होता है, यानी ना के बराबर, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये जो कुछ भी एक्टिवेट हो रहे हैं वो CO2 और H+ की वजह से एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। तो हाइपोक्सिया कंडीशन जब होगी, इसका मतलब CO2 और H+ क्या हो रहा है, तुम्हारा बढ़ गया, और ये बढ़ेंगे तो ये सारे चीज़ें क्या होती है, एक्टिवेट होती हैं, और एक्टिवेट होकर क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है तुम्हारा, तो ये क्या करेगा, तुरंत डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल को क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा कि आप थोड़ा सा जल्दी अप डाउन, और ठीक है, और डायफ्राम को कहेगा आप जल्दी से फ्लैट हो, और फ्लैट और नॉर्मल यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करो, और इंटरकॉस्टल मसल को भी कहेगा आप जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करो, ताकि जो हमारे सांस है, यानी जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी जो हमारी इंस्पायरेशन ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंस्पायरेशन ड्यूरेशन कम हो गई तो हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, एक्सपायर करने लगेंगे, यानी हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी, और हमारे बॉडी के अंदर ये जो बने हैं ये क्या होंगे, हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे, और फिर सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, ओके, आप इतना देख लीजिए। ठीक है, हो गया नोट। चलिए देखते हैं, डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर क्या होता है, गड़बड़ी यानी बीमारी। रिस्पायरेटरी सिस्टम की हमें क्या देखनी है, बीमारी देखनी है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, अस्थमा। अस्थमा होता गया है, कह रहे इसमें कुछ नहीं, बस सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। कह रहा सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है, यानी जो हमारे ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स होंगे इनमें इन्फ्लामेशन सूजन आ जाएगी, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। दूसरी बीमारी का नाम है एम्फाइसीमा। क्या होती है, एम्फाइसीमा। कह रहे हैं एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो एल्यूलर वॉल होती है, ठीक है, जो एल्यूलाई होती है उसकी वॉल क्या होती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक एल्यूलाई दी गई है, ठीक है, ये तुम्हारी अगली एल्यूलाई दी गई है, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, अगली एल्यूलाई दी गई है। तो कह रहे हैं इन सारी एल्यूलाई में जो कॉमन वॉल हो जाएगी वो क्या होगी, डैमेज होगी, और कॉमन वॉल जब डैमेज हो जाएगी तो ये सब एल्यूलाई मिलकर क्या करेंगे, एक बड़ी एल्यूलाई बना देंगे, और इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इसका मेन कारण क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग। मेन कारण क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग। अगला क्या है, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तो कह रहा है ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता गया है। ऑक्यूपेशन क्या होता है, जो काम होता है, जो काम काज कर रहे हो, ठीक है, यानी हमारे काम की वजह से अगर हमारे रिस्पायरेटरी के अंदर डिसऑर्डर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कहेंगे। और कह रहा है ये मेनली ऐसे लोगों को होता है जो ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग, यानी जहाँ पे ऐसी कंपनी में काम करें जहाँ पे तुम्हारे ग्राइंडिंग की जाती हो, ठीक है, पिसैया की जाती हो, या स्टोन को ब्रेक किया जाता हो, क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा बनेंगे। अब ये डस्ट पार्टिकल एयर के साथ क्या होंगे, इनके लंग्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे क्या करेगा, उसका सामना करेगा, यानी उसे ख़त्म करेगा। लेकिन ये डेली डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर जा ही रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी इन्हें पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाता, और ये जाकर वहाँ पे क्या करते हैं, पूरा जम के क्या करते हैं, वहाँ पे क्या होंगे, पूरा जम जाएंगे, और जम के फाइब्रोसिस, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोलिफरेशन कर लेते हैं, वहाँ पे क्या होंगे, ये जम जाएंगे, और जमने के बाद क्या होता है, तुम्हारा प्लोरीफरेशन ऑफ फाइब्रेट टिश्यू, ठीक है, प्लोरीफरेशन ऑफ फाइब्रेट टिश्यू कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट चैप्टर यानी अगले चैप्टर के साथ, और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो तब तक आप इतना देखिए, और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन के लिए आप हमें फॉलो करिए। नीट क्वेश्चन, ठीक है, नीट क्वेश्चन, ये टेलीग्राम पे आईडी है, आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, बाय।